आज हम एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल को समझने वाले हैं। जरा सोचकर देखिए, सदियों पहले जब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इतने बड़े और विविधताओं से भरे उपमहाद्वीप पर शासन करना कितना मुश्किल काम रहा होगा। पर मुगल बादशाहों ने ठीक यही किया, और उन्होंने ये सब एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के साथ किया जो अपने समय से बहुत बहुत आगे था। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक अकेला बादशाह दिल्ली या आगरा में बैठकर कश्मीर से लेकर दक्कन तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक सब कुछ कंट्रोल कर लेता था? इसका जवाब छिपा है एक शानदार और बेहद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन में। तो चलिए इस जबरदस्त सिस्टम की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी कंपनी की तरह ही मुगल साम्राज्य के टॉप पर भी एक कोर टीम थी। हम इसे आज की भाषा में कह सकते हैं एम्पायर का सी सूट। ये वो सबसे करीबी और ताकतवर लोगों का घेरा था जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी था। हाँ, बादशाह के लिए राज नहीं करते थे। उन्होंने अपने आसपास एक्सपर्ट्स की एक टीम बना रखी थी। ये मंत्री सिर्फ सलाहकार नहीं थे, बल्कि अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड थे, जिनकी जिम्मेदारी थी साम्राज्य की इस विशाल मशीन को हर दिन चलाना। और मजे की बात यह है कि ये सारे रोल्स कितने मॉडर्न लगते हैं। जैसे दीवान को लीजिए, वो थे एम्पायर के सीएफओ, मतलब सारा पैसा, सारा हिसाब किताब उनके हाथ में। मीर बख्शी थे डिफेंस चीफ, जो पूरी मिलिट्री और अपॉइंटमेंट्स को संभालते थे। सदर उस सदर धार्मिक मामलों के हेड थे, और मीर समान वो इंपीरियल हाउसहोल्ड यानी शाही परिवार की जरूरतों और सरकारी वर्कशॉप्स के इंचार्ज थे। एकदम क्लियर कट डिवीजन ऑफ वर्क था। तो ठीक है, सेंटर में तो एक मजबूत टीम बैठ गई, लेकिन दिल्ली से निकला हुआ हुक्म साम्राज्य के दूर दराज के कोने तक पहुंचता कैसे था? चलिए देखते हैं कि यह पूरा ढांचा जमीनी स्तर पर कैसे काम करता था। मुगलों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, लेकिन एक अलग तरीके से। उन्होंने पूरे साम्राज्य को पहले बड़े बड़े प्रांतों में बांटा, जिन्हें सूबा कहते थे। फिर हर सूबे को जिलों में, जिन्हें सरकार कहा जाता था, और हर सरकार को आगे परगना में बांटा गया। और इस पूरे पिरामिड के बेस पर था गांव, यानी एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी लेकिन सबसे अहम यूनिट। और हाँ, ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं था। ये एक बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड सिस्टम था। एक बिल्कुल साफ चेन ऑफ कमांड थी, जिससे ये पक्का होता था कि बादशाह का हुक्म ऊपर से नीचे यानी गांव के लेवल तक बिना किसी गड़बड़ी के पहुंच जाए। अब जमीन पर कौन था? मतलब ग्राउंड लेवल पर ये सब कौन संभाल रहा था? तो सूबेदार होता था प्रांत का बॉस, जिसका काम था लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। जिले के लेवल पर था फौजदार, जो मिलिट्री कमांडर था, और शहरों के लिए था कोतवाल, जो आज के पुलिस चीफ और मजिस्ट्रेट जैसा था। ये लोग ही असल में जमीन पर बादशाह की आंखें और कान थे। अच्छा, इतनी बड़ी आर्मी, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, इसे चलाने के लिए पैसा तो चाहिए है ना? बहुत सारा पैसा। तो ये आता कहां से था? जवाब है जमीन। लैंड रेवेन्यू ही मुगल साम्राज्य का असली इकोनॉमिक इंजन था। मुगलों ने सिर्फ जमीन से टैक्स नहीं वसूला, उन्होंने इसे एक साइंस बना दिया था। उन्होंने जमीन को अलग अलग कैटेगरी में बांटने, उसकी पैदावार को आंकने और फिर उस पर एक तय तरीके से टैक्स वसूलने का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बनाया था। मोटे तौर पे देखें तो साम्राज्य की जमीन 3 हिस्सों में बटी थी। पहली थी खालसा जमीन, जो सीधे बादशाह के कंट्रोल में थी और इसका सारा रेवेन्यू सीधे शाही खजाने में जाता था। दूसरी थी जागीर, जो ऑफिसर्स को उनकी सैलरी के बदले दी जाती थी। और तीसरी थी मदद ए माश। ये जमीन विद्वानों या धार्मिक संस्थानों को ग्रांट के तौर पे दी जाती थी और इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। और उस पूरे सिस्टम की जान थी जब्ती प्रणाली, जिसे अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल ने शुरू किया था। यह सिस्टम क्रांतिकारी क्यों था? क्योंकि पहली बार टैक्स अंदाजे पर नहीं लगाया जा रहा था, बल्कि जमीन को बाकायदा नापा जाता था और पिछले 10 साल की पैदावार के आधार पर टैक्स तय होता था। इससे किसानों और साम्राज्य दोनों के लिए सिस्टम में एक स्थिरता आ गई। उनकी सोच कितनी गहरी थी, ये यहां दिखता है। वो जमीन की फर्टिलिटी को भी समझते थे। जो जमीन सबसे उपजाऊ थी, जिस पर हर साल खेती होती थी, उसे पोलज कहते थे और उस पर पूरा टैक्स लगता था। लेकिन जो जमीन कुछ समय के लिए खाली छोड़ी जाती थी ताकि उसकी ताकत वापस आ सके, जैसे परौती, चाचर या बंजर, उस पर टैक्स कम होता था। मतलब वो लोग ये भी समझते थे कि जमीन को आराम की जरूरत है। अब आते हैं उस सिस्टम पर जिसने इस पूरी मशीनरी को आपस में जोड़कर रखा था। ये मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एक साथ लाने का एक बहुत ही अनोखा तरीका था, जिसे हम मनसबदारी सिस्टम के नाम से जानते हैं।
और ये कहना बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर बोलना नहीं होगा। मनसबदारी सिस्टम ही वो फौलादी ढांचा था जिसने साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों को एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कसकर पकड़ रखा था। ये सिस्टम एक डुअल रैंक पर आधारित था, जात और सवार। जात का मतलब था आपका पर्सनल रैंक, आपकी हैसियत और आपकी सैलरी। ये जितना ज्यादा होता, दरबार में आपका रुतबा उतना ही बड़ा होता। और सवार रैंक का मतलब था आपकी मिलिट्री जिम्मेदारी, यानी आपको साम्राज्य के लिए कितने घुड़सवार और घोड़े मेंटेन करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साम्राज्य का हर एक ऑफिसर, चाहे वो बड़ा गवर्नर हो या छोटा दरबारी, इसी एक यूनिफाइड सिस्टम का हिस्सा था। कोई अलग से सिविल सर्विस और मिलिट्री सर्विस नहीं थी, सब के सब मनसबदार थे। और इसी में इस सिस्टम की असली सियासी सूझबूझ छिपी थी, क्योंकि मनसबदारों का रैंक, उनकी सैलरी, उनका प्रमोशन सब कुछ सीधे बादशाह के हाथ में था। इसलिए उनकी वफादारी भी सिर्फ और सिर्फ बादशाह के लिए होती थी, किसी लोकल जमींदार के लिए नहीं। इसी वजह से कोई भी क्षेत्रीय ताकत सिर नहीं उठा पाती थी। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताता है। अकबर के समय में 5000 जात से ऊपर के सिर्फ 29 मनसबदार थे, यानी टॉप के लोग। लेकिन औरंगजेब के समय तक ये नंबर बढ़कर 79 हो गया। ये दिखाता है कि साम्राज्य कितना फैल गया था, लेकिन साथ ही ये उस बढ़ते हुए प्रेशर की तरफ भी इशारा करता है जो इस सिस्टम पर आ रहा था। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की एक हैरान कर देने वाली लेकिन बेहद असरदार तस्वीर सामने आती है। ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्रॉपर डिजाइन था। एक ऐसी मशीन जिसे सैकड़ों सालों तक एक बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स समाज पर कंट्रोल, स्टेबिलिटी और रेगुलर रेवेन्यू बनाए रखने के लिए ही बनाया गया था। तो अगर हमें इस पूरे विश्लेषण से कुछ मेन पॉइंट्स निकालने हो तो वो ये होंगे: एक मजबूत सेंट्रल लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर, रेवेन्यू के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच और लॉयल्टी बनाए रखने के लिए एक यूनिफाइड ऑफिसर क्लास। आखिर में मुगल सिस्टम की कामयाबी का राज उसके हाइब्रिड नेचर में था। ये कोई बाहर से लाके थोपा गया सिस्टम नहीं था, बल्कि इसने फारसी, अरबी और भारतीय परंपराओं को मिला के एक ऐसा सिस्टम बनाया जो अपने समय के लिए वाकई में बहुत असरदार और टिकाऊ साबित हुआ। वाकई में ऑर्गेनाइजेशन का एक कमाल था ये सिस्टम। लेकिन यह हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है: क्या कोई भी सिस्टम, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना बना हो, हमेशा के लिए चल सकता है? या फिर क्या उसकी अपनी ही सख्ती, उसकी अपनी रिजिडिटी ही आखिर में उसके गिरने का कारण बन जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।